दोस्तों नमस्कार। अगले महीने की 20 तारीख को यानी कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो कि हिंदुस्तान का सबसे अधिक जीडीपी वाला राज्य है, धनवान राज्य है, समृद्ध राज्य है और भारत की आर्थिक राजधानी भी उसको कहा जाता है। 288 वहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं और उन्हीं 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में वहाँ पर चुनाव संपन्न होना है। 288 सीटों पर ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर, ये सीधे तौर पर दो गठबंधनों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरे तरफ एनडीए अलायंस है। महाराष्ट्र के अंदर जो इंडिया अलायंस है यानी कि जो कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और शरद पवार का जो एनसीपी है, ये इंडिया अलायंस है और महाराष्ट्र की राजनीति में इनको महाविकास अघाड़ी भी कहते हैं। दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी या बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस है जिसको कि महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति भी कहते हैं। और अभी वहाँ पर आपको पता है कि एनडीए यानी कि महायुति की सरकार है। अब जब ये जो लड़ाई सीधे तौर पर इन दोनों ही गठबंधनों के बीच में है, तो अभी इस वक्त में महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर इन दोनों गठबंधनों की क्या स्थिति है, इसको समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिया अलायंस की, यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है उसकी बात करेंगे। इंडिया अलायंस वहाँ पर मुख्य तौर पर 3 पार्टियाँ हैं। कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, और शरद पवार का जो एनसीपी है वही है। ये 3 लोग हैं वहाँ पर जो महाविकास अघाड़ी के पार्टनर्स हैं। और अभी जो सबसे लेटेस्ट खबर है उसके अनुसार तीनों के बीच में तो वहाँ पर सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो एकदम तय हो चुका है, फाइनल हो चुका है और तीनों ही वहाँ पर 85, 85 और 85 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी कि किसी को कम नहीं, किसी को अधिक नहीं, सबको एक समान बराबरी के हक के साथ सीटें दी गई है, 85, 85 और 85। बाकी की जो सीटें वहाँ पर बची हुई हैं उसको वहाँ के जो अन्य पार्टियाँ हैं जो कि इंडिया अलायंस की हिस्सा बनने वाली हैं, वहाँ महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि इस अलायंस की हिस्सा बनने वाली हैं, या फिर जो बाकी पार्टियां हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, तो बाकी दलों के लिए जो सीटें हैं उसको इंडिया अलायंस ने छोड़ रखी है और इसी फार्मूला के तहत इंडिया अलायंस महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में उतरने जा रहा है। ये एक तरीके से फिक्स है, यह तय हो चुका है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस के जो भी घटक दल हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, किसी भी तरीके का कोई उनके बीच में द्वंद्व नहीं है। सभी एक दूसरे के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं, हाथ में हाथ डाल करके, कंधा से कंधा मिला करके। यानी क्या है कि अभी इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो महाविकास अघाड़ी के जो लोग हैं, वो बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं हर तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस की, नरेंद्र मोदी जी की जो अलायंस है, जो महायुति है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे जो बड़ी कमी है वो एक भरोसे की कमी है, एक विश्वास की कमी है। मैं आपको ये बता दूं, आपको ये चीज़ पता है कि जो एनडीए अलायंस है महाराष्ट्र के अंदर, महायुति जो है, उसमें भी 3 ही पार्टनर्स हैं। एक बीजेपी है और दूसरे जो हैं वो शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, और तीसरा एनसीपी अजीत पवार वाली, अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं। आप सोचिए कि इसमें जो 2 लोग हैं, यानी कि जो अजीत पवार की जो एनसीपी है और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, ये एक तरीके से फर्जी है, एक तरीके से ये ओरिजिनल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है।
बल्कि ये तोड़ करके बनाई गई पार्टियां हैं जो कि इस वक्त में महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ खड़ी है। और इन तीनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। एक वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई है इन तीनों के बीच में, और यही कारण है कि तीनों ही एक दूसरे को शक और संदेह की नज़र से देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे के लिए जो लड़ाई है वो बेहद ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। एकनाथ शिंदे के लिए ये मतलब उनके अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को अगर आज महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री हैं तो वो बीजेपी के वजह से ही है, नरेंद्र मोदी के वजह से ही है। और अभी जो वहाँ परिस्थिति है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी है या जो आरएसएस है, जो संघ है, वो नहीं चाहता है कि इस बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। और इस चीज़ को एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि अगर ज़रा सी भी उनसे चूक होती है और चुनाव के दौरान उनका परफॉर्मेंस ख़राब होता है, उनकी सीटें कम आती हैं, तो बीजेपी के लोग 1 मिनट में उनको मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो कहाँ जाएगी, ये एकनाथ शिंदे को भी पता नहीं है। इसीलिए एकनाथ शिंदे के लिए ये जो चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र का, वो जीने मरने का सवाल है, डू और डाई वाला चुनाव है ये। और एकनाथ शिंदे हर हालत में ये चाहते हैं कि उनकी सीटें बीजेपी से अधिक आए। और इसीलिए जो टिकट, जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया है, सीट शेयरिंग जिस तरीके से किया गया है, उस पर भी इन लोगों के अंदर मतभेद है। और वो मतभेद खुल करके, उभर करके सामने आ रहा है और देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी के अंदर एक आंतरिक कलह है, नेताओं में द्वंद्व है, एक दूसरे के ऊपर भरोसे और विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। ये बीजेपी का इंटरनल मैटर कह लीजिए, उनका आंतरिक मामला कह लीजिए है, जिससे कि पार्टी जूझ रही है और इससे अंततः बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरा एक और चीज़ है जिसको कि समझना बेहद ज़रूरी है। एक सर्वे आया है, CSDS लोक नीति का यह सर्वे है, और इस सर्वे में कई सारी बातें कही गई हैं, कई सारे टेबल्स इसमें दिखाए गए हैं। और उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2-3 चीज़ें बहुत ही प्रमुखता के साथ उभर करके सामने आती है। इस सर्वे के अनुसार जो महाराष्ट्र है, वहाँ के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 भ्रष्टाचार है, दूसरी जो चीज़ है वो बेरोज़गारी की है, और तीसरा जो चीज़ है वो महंगाई है। ये वहाँ के मतदाताओं के लिए बहुत ही प्रमुख बिंदु हैं और इससे वहाँ के मतदाता प्रभावित हैं। यानी कि जब वोटिंग होगा तो वोटिंग पैटर्न में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के अगर बात करना चाहूँ तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके जहन में आएंगे और जिसको कि समझने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वहाँ पर, उसमें ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट निकल करके आ रहा है कि करप्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि सिंधु दुर्ग के अंदर किस तरीके से शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहा ढहा करके गिर गई। ये करप्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जिन्हें भी ये काम दिया गया था, ये ठेका सौंपा गया था, स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने पैसा खा लिया और मूर्ति बनाने में जो गुणवत्तापूर्ण जो माल होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया, और इसीलिए वो मूर्ति गिर गई। और शिवाजी महाराज की जो भूमिका है या जो उनका जो एक महत्ता है महाराष्ट्र के राजनीति में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मोदी जी वहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए भी गए थे। आपको ये चीज़ भी याद होगा। करप्शन को लेकर के एक कुछ दिन पहले ही खुलासा हुआ कि किस तरीके से वहाँ पर गाड़ियों के अंदर कैश बरामद हुए, और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके जो
सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने ये बात कही थी कि 15-15 करोड़ की इंस्टॉलमेंट जा रही थी और ये आरोप लगाया गया था एकनाथ शिंदे के ऊपर कि वहाँ पर जो भी विधानसभा के क्षेत्र हैं वहाँ पर एक एक विधायक को चुनाव लड़ने के लिए तकरीबन 50-50 करोड़ रुपए दिए जाने वाले हैं और उसी की पहली खेप या पहला इंस्टॉलमेंट जो 15-15 करोड़ के रुपए के रूप में वो भेजा जा रहा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपया भेजा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर पैसे के बल पर, नोट के बल पर वोट खरीदने की साजिश महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा की जा रही है। लेकिन उसका यहाँ पर खुलासा हो गया, उसका पर्दा फाश हो गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कि कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार का करप्शन रेट कार्ड, और इसमें ये चीज़ बताया गया है कि महाराष्ट्र भ्रष्टाचार युति सरकार, और इसमें बाकायदे रेट कार्ड जारी किया गया है जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन है और उसको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। जिसमें बताया गया है कि विधायक की खरीद का जो रेट है वो 50 करोड़ रुपया है, कॉरपोरेटर की खरीद 1 करोड़, सीनियर ऑफिसर ट्रांसफ़र 1 करोड़, जिला सिविल सर्जन ट्रांसफ़र 25 लाख, तलाठी परीक्षा पेपर 15 लाख, आबकारी इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर 15 लाख, जूनियर इंजीनियर की नौकरी 10 लाख, ग्रुप डी की सरकारी नौकरी 7 लाख। ये महाराष्ट्र सरकार की जो महायुति की सरकार है, जिसकी अगुवाई एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उनके काल में वहाँ पर भ्रष्टाचार का रेट कार्ड है। आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार किस तरीके से अपनी जड़ें जमा चुका है। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, ये एक देशव्यापी मुद्दा है। जो महंगाई का मुद्दा है वो एक देशव्यापी मुद्दा है। महाराष्ट्र उसे अछूता नहीं है, उसका असर भी वहाँ के मतदाताओं पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी की जो वास्तु स्थिति है उसमें यही पता चलता है कि एक तरफ इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं, वो संगठित हैं, एकजुट हैं और मिल कर के बिना किसी मतभेद के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी तरफ जो बीजेपी का गठबंधन है, जो एनडीए है, जो महायुति है, उसमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के मतभेद हैं। पार्टी के अंदर के जो पार्टनर्स हैं उनके अंदर तो मतभेद है ही, उनके अंदर तो अपने अस्तित्व या अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने की बात तो है ही कि किस तरीके से अपने अस्तित्व को बचाना है, किस तरीके से अपने वर्चस्व को बनाए रखना है, ये चीज़ तो है ही। साथ ही साथ जो बाह्य कारक है, यानी कि जो मुद्दे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट, भाजपा के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अंतिम बात, आखिरी बात वो ये है, आपको हरियाणा का एग्जाम्पल नहीं भूलना चाहिए। हरियाणा की जो ग्राउंड रियलिटी थी वो बीजेपी के एकदम खिलाफ थी और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, इवन गोदी मीडिया के लोग भी ये नहीं बोल रहे थे कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। इसी चीज़ को लेकर के महाराष्ट्र में चिंता है और महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, उनको इस चीज़ को लेकर के एकदम पैनी नज़र रखनी होगी कि ठीक है, आप चुनावी मैदान में तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आपको उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही प्रमुखता के साथ आपको मशीनों की भी देखभाल करनी होगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, देश की आर्थिक राजधानी है, अर्थव्यवस्था का रीढ़ है और किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको खोना नहीं चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।